साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे यूनिट 1 गणित की प्रकृति। आज का टॉपिक पूर्णतः CGSCERT सोर्स से लिया गया है, 100% प्रामाणिक है और CG टेट में और शिक्षक भर्ती में यहीं से प्रश्न पूछता है। तो आज का टॉपिक में देखेंगे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है, जैसे कि गणितीय कथन एवं उनके प्रकारों पर चर्चा, प्रत्युदाहरण एवं निगमनिक तर्क, परिभाषाएं, स्वयं सिद्ध और अभिगृहित में अंतर, कंजेक्चर का अर्थ, गणित में सत्यापन तथा प्रमाण, उपपत्ति और प्रमेय। इन सभी को मैंने बहुत ही बारीकी से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए कथन क्या है। तो कथन को देखिए, ऐसा वाक्य जो न तो प्रश्न हो, न आदेश हो, न विस्मयादि बोधक हो और जिसे सत्य या असत्य कहा जा सके वही कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रश्न भी नहीं होना चाहिए, आदेश भी नहीं होना चाहिए और विस्मयादि बोधक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए जैसे आपकी कार का रंग काला है, तो यह क्या है? कथन है। आपकी कार का रंग क्या है? तो क्या आ गया, मतलब क्या हो गया? प्रश्न हो गया। क्या, क्यों, कैसे आया, मतलब वो प्रश्न हो जाता है। तो ये कथन नहीं है, ये प्रश्न है। कृपया बैठ जाइए, ये क्या है? आदेश है, कथन नहीं है। तो इसकी परिभाषा में ही बोला है क्या नहीं होना चाहिए? प्रश्न नहीं होना चाहिए, कथन नहीं होना चाहिए, विस्मयादि बोधक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखेंगे कथनों के प्रकार। तो पहला इसमें सदैव सत्य। तो जैसे देखिए सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये सभी के लिए सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूर्व में ही उगता है। क्लियर है? हर जगह, चाहे भारत में हो, चाहे और दूसरे देश में हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, सब जगह सूर्य पूर्व में ही उगता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, तो ये सत्य रहेगा। दूसरा इसका सदैव असत्य। एक से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है। अब इसको समझिए, एक से बड़ी विषम संख्या। तो यहाँ से विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम संख्या है। अब इसमें बोला है प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है। अभाज्य मतलब जो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे एक के में तो सभी आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 एकम 3 होता है, 5 एकम 5 होता है, लेकिन 9 जो है क्या है? एक के पहाड़े में आता है, 3 के में भी पहाड़े में आता है, 3 3 9, 9 एकम 9। तो जो दूसरे के पहाड़े में आ जाए वो क्या है? भाज्य संख्या होता है। तो जबकि ये क्या बोला है? अभाज्य बोला है, इसीलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। क्लियर हुआ? तीसरा है आपका संदिग्ध कथन, जिसका सत्य असत्य संदर्भ पर निर्भर हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे कल रविवार है, संदर्भ न हो तो संदिग्ध। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये बोला है कल रविवार है, संदर्भ में इतना कुछ नहीं बताया गया है जिससे हम यह निर्णय ले सके कि कथन सत्य है या असत्य। अब पता नहीं है कि वो कौन से दिन बोल रहा है, हमको क्लियर नहीं है। जैसे वो बोलता आज शनिवार है तो कल रविवार होगा, ऐसे बोलता तब वो क्या होता? सत्य होता। लेकिन वो सिर्फ बोल रहे कल रविवार है, तो कब बोल रहे हैं तो हमको क्लियर नहीं है, इसलिए संदिग्ध है, मतलब उसमें संदेह है। आगे देखिए, संदिग्धता की दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कथन व्यक्ति परक होता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों के लिए यह सत्य होता है और अन्य व्यक्तियों के लिए असत्य होता है। उदाहरण के लिए गुलाब सुंदर पुष्प है, संदिग्ध कथन है, क्योंकि कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं और कुछ इसे सत्य नहीं मानते हैं। क्लियर है? जरूरी नहीं है गुलाब को हर कोई पसंद करे। ठीक है, गुलाब सुंदर पुष्प है, सब लोग नहीं बोलेंगे, कोई दूसरे पुष्प को बोल देंगे, इसलिए संदिग्ध है। गणितीय कथन की विशेषता। गणित में कोई कथन संदिग्ध नहीं होता, हर गणितीय कथन या तो सत्य होगा या असत्य। याद रखेंगे जितना भी कुछ मैं बता रहा हूँ सब प्रामाणिक है, SCERT सोर्स से लिया गया है। देखिए चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी चतुर्भुज जैसे आप लेंगे तो चतुर्भुज के क्या होगा? चारों कोणों का योग हमेशा, ये अंतःकोण बोला है मतलब ये जो है आपका, ये सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 अंश होता है। क्लियर हुआ? ये सार्वभौमिक सत्य है, तो गणितीय कथन हमेशा सत्य होता है। यहाँ पर देखेंगे आगे प्रत्युदाहरण
या इसी को कहते हैं प्रतिवाद या बोल सकते हैं प्रति उदाहरण। इसको याद रखेंगे, इंग्लिश में याद रखेंगे काउंटर एग्जाम्पल। इंग्लिश भी याद रखा करें क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम होता है तो परेशानी हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा, ऐसा एक उदाहरण जो किसी कथन को असत्य सिद्ध कर दे प्रत्युदाहरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए असत्य सिद्ध करना है, जैसे कि ये उदाहरण है, एक से बड़ी प्रत्येक संख्या अभाज्य होती है। अब ये कथन है, इसको असत्य सिद्ध करना है। तो जैसे कि बताया विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अभाज्य मतलब क्या होता है, जो एक से तो जाता ही है भाग पूरा पूरा और खुद से भी चला जाता है, लेकिन दूसरे संख्या से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये जो 9 है ये 3 से भाग चला जाता है पूरा पूरा, 3 3 9 मतलब, क्लियर हुआ। तो दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जैसे ये 9 को उदाहरण लिए, 9 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। 9 क्या है, भाज्य संख्या हो, ये बोल रहे हैं अभाज्य। तो हमने ये उदाहरण दिया तो ये क्या हो गया, यही क्या कहलाएगा, प्रत्युदाहरण। कोई भी कथन को असत्य सिद्ध कर दे वो क्या कहलाएगा, प्रत्युदाहरण। ये जो उदाहरण दिए हैं ना, 9 विषम है, तो ये हो गया प्रत्युदाहरण। इसको याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट है। एक भी प्रत्युदाहरण पर्याप्त होता है किसी कथन को असत्य सिद्ध करने के लिए। आगे देखेंगे प्रतिबंध लगाकर कथन को सत्य बनाना। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग होता है। अब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग होता है। इसको हम पूरा करेंगे। तो ये जैसे इसमें लिखा है, देखिए, यदि किसी चतुर्भुज, यहाँ प्रतिबंध लगाएंगे, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो तो वह वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इस प्रकार, जैसे कि यह है आपका सभी भुजा बराबर रहेगा, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, और सब कोण बराबर नहीं रहेगा तो वो वर्ग नहीं होगा। क्लियर है। तो सभी कोण बराबर होना चाहिए, जैसे कि कोण आपका ये चारों कोण क्या होना चाहिए, आपका 90-90 अंश का होना चाहिए और सब भुजा बराबर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वैसे तो समचतुर्भुज का भी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, समचतुर्भुज के याद रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए, जो कथन है उसमें केवल बोला था सभी भुजाएं बराबर हो तो, लेकिन इसमें बोला है सभी भुजा में सभी कोण जोड़ दिए, सभी कोण बराबर हो तो वह वर्ग होता है। जो प्रतिबंध लगाए, जो कथन को पूर्णतः परिभाषित कर दे, तो वही क्या कहलाएगा, प्रतिबंध कहलाएगा। क्लियर है। प्रतिवाद और प्रतिबंध में अंतर याद रखेंगे। प्रतिवाद क्या है, कथन को असत्य सिद्ध करता है। प्रतिबंध क्या है, कथन को पूर्णतः परिभाषित करता है, सही सही उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पर देखिए, यदि आप एक संख्या को स्वयं उसी संख्या से भाग दे तो भागफल 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। इसे कहने का मतलब, जैसे 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, 3 को अगर 3 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम शून्य भी ले लिए तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो अनंत आ जाता है। तो इसमें हम प्रतिबंध लगाएंगे। क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ प्रतिबंध में लिखा है, शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या को स्वयं उसी संख्या से भाग दे तो सदैव 1 प्राप्त होगा। तो ये हो गया प्रतिबंध। क्लियर हुआ। तो वैसे में अगर ऐसे बोला है तो क्या हो गया, असत्य है, लेकिन प्रतिबंध लगाएंगे तो वो सत्य हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा बोला है 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सम होता है। तो विषम संख्या क्या होता है, जैसे कि 3 और विषम संख्या क्या होता है, 5, उसका गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15। विषम संख्या क्या होता है, 7 और विषम संख्या क्या होता है, 9, तो 9 सत्ते 63। तो ध्यान से देखेंगे 15 और 63 दोनों विषम है, लेकिन इसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है, सम होता है, जो कि सदैव असत्य है। क्लियर है। और इसको प्रतिबंध द्वारा भी देखिए लिखा है, ये सदैव असत्य है और इसे विशेष प्रतिबंध के द्वारा भी सत्य बनाना संभव नहीं है, क्योंकि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल सदैव विषम होता है। क्लियर हो गया इतना। आगे देखिए, निगमनात्मक तर्क, स्वयं सिद्ध या स्वीकृत तथ्यों से तार्किक चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालना। इसका चरण को याद रखेंगे। स्वीकृत कथनों से शुरुआत, शर्तें निर्धारित करना, तार्किक कारण लगाना, निष्कर्ष निकालना। इसका उदाहरण है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 48 से विभाज्य है। ऐसे बोल रहे हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो सम संख्या क्या होता है, जैसे 2, 4, 6,
इसको गुणा करेंगे, गुणनफल बोल रहे हैं, तो 2 चौका 8, 8 छक्के 48। तो जो आएगा वो 48 से विभाज्य है, कहने का मतलब 48 से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा। तो 48 से कम 48, शेषफल शून्य। तो ऐसे ही कोई भी क्रमागत रहेगा सम संख्या, जैसे 7000 7000 को 2 गुणा 7004, तो ये भी क्या होगा 48 से विभाज्य होगा पूर्णतः। और भी लेंगे चाहे जितना ही बड़ा ले लें तो 48 से विभाज्य होगा। इसको निगमनात्मक तर्क से सिद्ध किया जाता है। आगे देखिए परिभाषा, किसी अवधारणा को स्पष्ट एवं सटीक रूप में बताना। परिभाषा का मतलब समझ लीजिए क्या है, स्पष्ट एवं सटीक रूप में बताना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, सम संख्या तो जो 2 से विभाज्य हो, जैसे सम संख्या हम लिखते हैं 2 4 6 8 ऐसे लिखते हैं, तो 2 से विभाज्य मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये इसका परिभाषा हो गया सटीक। आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश हो। जैसे हम ये आयत बनाएंगे, आयत में क्या होता है, सभी कोण क्या होता है 90 अंश का होता है। ये चारों कोण इसका क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। यहाँ पर देखिए बिना पूर्व ज्ञान के दी गई परिभाषा अर्थहीन हो जाती है। तुल्य परिभाषाएं, यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रा नंबर इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्वाड्रा नंबर को याद रखेंगे, पूछ सकता है। सोर्स से लिया गया है पूर्णतः। 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 4n+6 के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है। ये दोनों इक्वल होती है। कैसे देखिए, 4 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो 4 कौन सा है, 1 धन 2 धन 3 धन 4, क्लियर है। इसका योग मतलब जोड़ना, 4 3 7 7 2 9 और 1 10। अब लिखा है 4n+6, तो n मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, 1 से लेकर अनंत तक संख्या, तो ये 4 हो गया, n के बदले 1 लिखेंगे और धन हो गया 6, तो 4 एकम 4 4 6 कितना हो गया 10, तो दोनों में 10 उत्तर आया, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, इसका कहने का मतलब क्लियर हुआ। यहाँ n के बदले a b c d p q r कुछ भी आ सकता है ना, जिसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। यहाँ k भी रहेगा तो भी वही 6, उसमें नेचुरल नंबर रखना है 1, क्लियर हुआ। वैसे ही अगर आप यहाँ 2 से शुरुआत करेंगे, 2 धन 3 धन 4 धन 5, तो यहाँ पर n के बदले आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो भी उतना ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखेंगे 2 धन 3 धन 4 धन 5, तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 9 3 12 2 कितना आ गया 14 आया। अब यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ n के बदले आप 2 रख देंगे क्योंकि 2 से शुरुआत किए हैं, और यहाँ प्लस कितना हो गया 6, तो 4 दूनी 8 6 कितना हो गया 14, 14 आया। दोनों देखिए इक्वल है, तो जहाँ से शुरुआत करेंगे उसी को n के बदले लिखेंगे। अगर 3 से शुरुआत करेंगे तो n के बदले 3 लिखेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्वाड्रा नंबर याद रखेंगे ऐसे 4n+6, n के बदले p भी हो सकता है, k भी हो सकता है, जहाँ उसका मतलब नेचुरल नंबर होता है, तो इसको आप याद रखेंगे 4n+6 या 4k+6, ABCD कुछ भी लगा सकते हैं, क्लियर हुआ। तो ये क्वाड्रा नंबर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये दोनों परिभाषाएं तुल्य है, मतलब दोनों में उत्तर एक जैसे आता है, ये सेम इसी को बताया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 से शुरुआत किया है 10 आया है, 2 से शुरुआत किया है 14 आया है, 3 से शुरुआत किया है 18 आया है। अब इसमें आप रखेंगे 4n+6 में, तो n बार n बराबर 1 रखेंगे, एक बार n बराबर 2 रखेंगे, एक बार n बराबर 3 रखेंगे, तो इतना ही उत्तर आएगा। ये क्वाड्रा नंबर है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, ये ऐसी संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें क्वाड्रा संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 4k+6 के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें क्वाड्रा संख्या कहते हैं। तो k रहे, n रहे, p रहे, आपको उसको याद रखना है। स्वयं सिद्ध या अभिगृहित, देखिए इसमें ऑक्सिम्स दोनों का परिभाषा सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उदाहरण में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ऐसे सत्य जिन्हें बिना प्रमाण के स्वीकार किया जाता है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वयं सिद्ध में देखिए क्या है, गणित में अनेक तथ्य इतने सरल एवं स्पष्ट होते हैं कि इन्हें अनुभव के आधार पर सत्य मान लेते हैं। अतः वह सरल और स्पष्ट सिद्धांत जिनकी सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और जिनको हम बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लेते हैं, स्वयं सिद्ध कहलाते हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण देखते हैं, संख्या 5 6 से बड़ी नहीं है, ये सही बात है, कोई भी बता सकता है। 5 क्या है, 6 से बड़ा नहीं है, 5 छोटा है 6 से, यही बोल रहे हैं।
मतलब 6 बड़ा है 5 छोटा है, ये बोल रहे हैं 5 6 से बड़ी नहीं है, तो इसको हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं, ये अपने आप में सिद्ध है कि 5 छोटा है 6 बड़ा है। क्लियर हुआ। गणित में एक कथन या तो सत्य होता है या असत्य होता है, एक राशि दूसरी राशि के बराबर बड़ी अथवा छोटी होती है। तो इस प्रकार क्या है, ये स्वयं सिद्ध है जो कि संपूर्ण गणित में लागू होता है। अभिगृहित को देखेंगे, अभिगृहित को याद रखेंगे यूक्लिड से संबंधित है, याद रखेंगे इसको सोर्स में दिया है यूक्लिड का अभिगृहित, इसको याद रखेंगे यूक्लिड अभिगृहित जो है ना ज्यामिति से संबंधित है। क्लियर है। दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जैसे ये एक बिंदु है यहाँ एक बिंदु है, तो दोनों के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो ये अपने आप में सिद्ध है, स्वयं सिद्ध हो गया, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है प्रमाणित करने की। ये हो गया आपका ज्यामिति हो गया। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ पर देखेंगे वास्तविकता तो यह है कि गणित का प्रत्येक क्षेत्र कुछ कथनों पर आधारित होता है जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं और उन्हें सिद्ध नहीं करते, ये स्वप्रमाणित सत्य है जिन्हें हम बिना उपपत्ति के सत्य मान लेते हैं। इन कथनों को अभिगृहित कहा जाता है। उदाहरण के लिए यूक्लिड का पहला अभिगृहित है, ये बताया भी। फिर उसके बाद किसी भी एक बिंदु और एक त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, जैसे हम एक बिंदु लेंगे यहाँ और यहाँ एक त्रिज्या लेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार का यहाँ एक बिंदु लेंगे और यहाँ एक त्रिज्या लेंगे, इस प्रकार का एक बिंदु और एक त्रिज्या से एक वृत्त बन जाएगा। तो ज्यामिति से संबंधित रहेगा वो अभिगृहित है। क्लियर। बाकी संपूर्ण गणित में जो लागू है वो स्वयं सिद्ध। तो स्वयं सिद्ध और अभिगृहित का परिभाषा तो सेम है, उदाहरण को आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख लेंगे स्वयं सिद्ध और अभिगृहित, ये संपूर्ण गणित में लागू होता है, ये मुख्य रूप से ज्यामिति में लागू होता है अभिगृहित। क्लियर है। ये सामान्य तार्किक कथन है, ये विशिष्ट ज्यामिति धारणाएं हैं, जैसे इसमें a बराबर b, b बराबर c, a बराबर c है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। जैसे इसमें आपको बताया, देखिए स्वयं सिद्ध हम अभिगृहित, तो इसमें जैसे 2 + 2 = 4, 2 धन 2 = 4, तो अपने आप में सिद्ध है, इसके लिए हमको कोई इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध हो जाता है। ऐसे अभिगृहित का ज्यामिति के लिए उदाहरण, आगे देखिए अनुमान या कल्पना, अंग्रेजी याद रखेंगे कंजेक्चर। तो देखिए ये क्या होता है, अनुभव एवं पैटर्न के आधार पर किया गया कथन जो सत्य या असत्य हो सकता है। कंजेक्चर वह कथन है जिसे हम गणितीय अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। कंजेक्चर सत्य या असत्य हो सकता है। तो यहां पर देखिए जैसे कि एग्जांपल है इसका, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या जैसे लेंगे, 1 धन 3 धन 5 कितना है 9, 3 धन 5 धन 7 कितना है 15, 5 धन 7 धन 9 कितना है 21। अब इससे हमको क्या समझ आ रहा है, 9 भी विषम है, 15 भी विषम है, 21 भी विषम है। तो कई उदाहरण सही लगते हैं, सब विषम है, इसलिए अनुमान बनाया गया, ये कंजेक्चर है। इसको हमने क्या किया, सबको जोड़ के देखे सब विषम आए, तो हमने सोचा ये क्या है, 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर, और ये सब क्या है 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 3 से हम 9 को भाग देंगे तो भी भाग शेषफल 0 आएगा, 3 से 15 को भाग देंगे 3 × 5 = 15, शेषफल 0, 3 × 7 = 21, शेषफल 0। तो इससे यही क्या है, अनुमान है, हम अनुमान लगा लेते हैं। जब तक प्रमाण न हो प्रमेय नहीं है। अब इसको हम प्रमाणित करेंगे निगमनात्मक तर्क से, तब तो वो प्रमेय बनेगा, नहीं तो ये क्या है, अनुमान है, केवल हमने ऐसा हल किया, ये अनुमान है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए सत्य सिद्ध हो जाए तो प्रमेय, निगमनात्मक तर्क से सिद्ध करेंगे ना, इस प्रकार उदाहरण से नहीं। ये उदाहरण से किए मतलब वो अनुमान हो गया, कंजेक्चर हो गया। निगमनात्मक तर्क से करेंगे तो प्रमेय, असत्य सिद्ध हो जाए तो खंडित। इसको याद रखेंगे, टावर ऑफ हनोई सोर्स में दिया है, ये आपका कंजेक्चर से संबंधित है, और इसको आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला 2n-1, ये टावर ऑफ हनोई है। इसको भी याद रखेंगे आपका, देखिए इंपॉर्टेंट है, 4 से बड़े प्रत्येक समपूर्णांक को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो कथन है किसका है, यह कंजेक्चर गोल्डबाक कंजेक्चर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम गणितज्ञ क्रिश्चियन गोल्डबाक
1690 से 1764 के नाम पर रखा गया है। इसको याद रखेंगे, गणितज्ञ कौन है? क्रिश्चियन गोल्डबाक। ये वाला जो कंजेक्चर है इसको आप समझते हैं, ये वाला लाइन आप याद रखेंगे कथन को, ये किससे संबंधित है? गोल्डबाक कंजेक्चर। अब देखिए इसको समझते हैं, कथन का मतलब क्या है? 4 से बड़े प्रत्येक समपूर्णांक, तो 4 से बड़ा समपूर्णांक क्या होता है आपका? 6, 8, 10, ये सब सम संख्या है। 4 से बड़ा बोला है, कोई भी ले सकते हैं। 12। अब बोला है 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त किया है। तो जैसे 6, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 धन 7, 7 और सॉरी ये हो जाएगा आपका, ये लिए 6, 8, 10, 12। तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 धन 5, 7 को लिख सकते हैं 1 धन 7, और 10 को लिख सकते हैं क्या? 3 धन 7 भी लिख सकते हैं, और 2 + 8 नहीं लिख सकते। अभाज्य संख्या हमको लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 धन 7 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है 2 विषम अभाज्य संख्या। देखिए 1 और 5 विषम है और दोनों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के पहाड़ा में आए या खुद से पूरा पूरा भाग जाए। 1 से तो सब चला ही जाता है, दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। 1 और 5 विषम संख्या और अभाज्य संख्या है। 8 1 धन 7 दोनों विषम है और अभाज्य है। 10 3 धन 7 दोनों विषम है और अभाज्य है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये कथन किसका है? कंजेक्चर गोल्डबाक का है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे इसको याद रखेंगे, ये पास्कल त्रिभुज है। पास्कल त्रिभुज भी कंजेक्चर से संबंधित है और इसको आप याद रखेंगे इस प्रकार। आगे देखिए सत्यापन एवं प्रमाण। तो यहाँ देखिए सत्यापन का मतलब है कुछ उदाहरणों से जांच, प्रमाण मतलब सभी स्थितियों के लिए सत्य सिद्ध करना। तो सत्यापन जैसे जॉब के लिए अप्लाई किए रहते हैं तो हम वेरिफिकेशन में जाते हैं, मतलब सत्यापन कराने, तो कुछ ही रिजल्ट को देखते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। कभी कभी देखते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किए रहते हैं, तो क्या होता है बाद में फिर से उसका जांच होता है और कंप्लीट डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है। तो इस प्रकार देखिए वेरिफिकेशन मतलब कुछ उदाहरण से जांच होता है, प्रमाण मतलब सभी स्थितियों के लिए सत्य सिद्ध करना। जैसे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, बहुत सारे त्रिभुज लेंगे और उसको माप कर देखेंगे, क्लियर है? विभिन्न तर्कों से सिद्ध करेंगे। किसी कथन की सार्वत्रिक सत्यता सिद्ध करने की प्रक्रिया। जैसे यहाँ देखेंगे प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मापन आधारित तर्क प्रमाण नहीं, निगमनात्मक तर्क प्रमाण। तो निगमन विधि से इसको सिद्ध करेंगे तब वो प्रमाणित होगा, और बहुत सारे त्रिभुज को लेकर उसके अलग अलग कोण को मापेंगे तो वो प्रमाणिक नहीं है, क्लियर है? जैसे अलग अलग कोण इसका रहेगा वो प्रमाणिक नहीं माना जाता, निगमनात्मक तर्क को प्रमाणिक मानते हैं। आगे देखिए उपपत्ति क्या होता है, ये सीजी टेट 2021 में पूछा जा चुका है। उपपत्ति प्रमाण तर्क एक ही है, प्रूफ या डेरिवेशन। किसी कथन की सत्यता को तर्क स्वयं सिद्ध और परिभाषाओं के आधार पर सिद्ध करने की प्रक्रिया उपपत्ति कहलाती है। आपका सीजी टेट 2021 में पूछा है। यहाँ पर देखिए उपपत्ति को समझेंगे। किसी कथन की सत्यता को केवल उदाहरणों से नहीं बल्कि निगमनात्मक तर्क द्वारा सिद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण से बस नहीं करना है, निगमनात्मक तर्क से करना है। उपपत्ति की विशेषताएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित सभी स्थितियों में सिद्ध करती है। मापन चित्र या कुछ उदाहरण उपपत्ति नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव स्वीकार्य नहीं है। जैसे देखिए 5 त्रिभुज नाप लिए, सबका योग 180 अंश है। जैसे आपने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज बनाए, ऐसे बहुत सारा आप क्या करेंगे त्रिभुज लेंगे और सब कोण को क्या करेंगे नापेंगे। तो सबको माप लेंगे और 180 आएगा, अलग अलग सब में लेंगे तो इसको नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? उपपत्ति नहीं, ये केवल एक उदाहरण है। निगमनात्मक तर्क से करेंगे, आगे बताऊंगा आपको। देखिए उपपत्ति के प्रकार, उदाहरण आधारित तर्क उपपत्ति नहीं। जैसे 3 धन 5 बराबर 8, 7 धन 9 बराबर 16, इसलिए 2 विषम संख्याओं का योग सम है, इसको उपपत्ति नहीं कहेंगे। उदाहरण दे रहे हैं तो। दूसरा है बीजगणितीय तर्क। यहाँ पर देखिए मान ले पहली विषम संख्या 2m + 1, दूसरी विषम संख्या 2n + 1। अब दोनों को जोड़ दिए तो 2 ये कोष्टक बाहर निकला, ये लिखे m + n + 1,
तो ये क्या है, जो कि एक सम संख्या है, ये सही उत्पत्ति है। तो बीजगणितीय तर्क करेंगे तो ये सही उत्पत्ति है। तीसरा है वित्तीय तर्क, जिस कथन को सिद्ध करना है उसी को पहले से सत्य मान लेना गलत उत्पत्ति है। उत्पत्ति के लिए आवश्यक आधार स्वयं सिद्ध, परिभाषाएं, पूर्व सिद्ध प्रमेय, निगमनात्मक तर्क। प्रमेय, देखिए प्रमेय क्या है, वह गणितीय कथन जिसकी सत्यता उत्पत्ति द्वारा सिद्ध हो चुकी हो, प्रमेय कहलाता है। कंजेक्चर प्लस प्रूफ इक्वल थ्योरम। प्रमेय की विशेषताएं, सार्वत्रिक सत्य, सभी परिस्थितियों में लागू, उत्पत्ति अनिवार्य, केवल अनुभव या उदाहरण से प्रमेय नहीं बनता। यहाँ पर देखिए प्रमेय दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, इसको बीजगणितीय तर्क से सिद्ध किया गया, इसलिए प्रमेय कहलाए। केवल उदाहरण दे देंगे, दो विषम संख्या 3 धन 5 बराबर 8, ये सम संख्या आ गया, इसको नहीं बोलेंगे उत्पत्ति। बीजगणितीय तर्क से जैसे सिद्ध किए वो क्या है आपका प्रक्रिया उत्पत्ति है, और उसको सिद्ध कर देंगे तब वो क्या कहलाएगा, प्रमेय कहलाएगा। जैसे इसमें दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो निगमनात्मक तर्क से करेंगे तब प्रमेय है। बहुत सारे चित्र बना करके उसको माप देंगे त्रिभुज को और 180 आया बोलेंगे तो वह प्रमेय नहीं है। जैसे यहाँ पर समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में है। पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कथन है। और जब हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है उपपत्ति, तो जो प्रक्रिया से आप गुजरते हैं वो उपपत्ति है, और जब सिद्ध हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, सही सिद्ध हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, प्रमेय कहलाएगा। ये देखिए इसका प्रक्रिया है, ये इसको सिद्ध किया है, ये सब क्या है, प्रक्रिया है, चित्र बनाए हैं और इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो यही उपपत्ति कहलाएगा, जो प्रक्रिया है वो। क्लियर हुआ? और लास्ट में प्रमाणित हो जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। देखिए लिखा है AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है। तो जो ये प्रक्रिया है, पूर्णतः प्रक्रिया से गुजरा, ये क्या कहलाएगा आपका उपपत्ति, या उत्पत्ति भी कह सकते हैं, और सिद्ध हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, प्रमेय। क्लियर है? अब 10वीं में पढ़ें, पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, इस प्रकार आप पढ़ें। तो ये निगमनात्मक तर्क है। तो प्रक्रिया क्या है, उपपत्ति है, और परिणाम क्या है, प्रमेय है। यहाँ पर देखेंगे उपपत्ति बनाम प्रमेय, तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करने की प्रक्रिया उपपत्ति है, सिद्ध किया गया कथन प्रमेय है। ये क्या है, साधन है, और प्रमेय क्या है, परिणाम है। क्लियर है? इसमें क्या होगा, कैसे सिद्ध होगा, इसमें कौन सा प्रमेय है, सिद्ध होने के बाद हम बोलते हैं कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है, इस प्रकार। देखिए सीधे पूछे जाने वाले पॉइंट्स, उत्पत्ति उदाहरण नहीं है, मापन आधारित तर्क उत्पत्ति नहीं है, वृत्तीय तर्क गलत होता है, बिना उत्पत्ति प्रमेय नहीं, हर प्रमेय से पहले कंजेक्चर होता है, मतलब अनुमान होता है। देखिए कुछ MCQ पॉइंट्स, कुछ त्रिभुजों के कोण नापकर 180 अंश पाया गया। अब त्रिभुज के कोण को माप रहे हैं, तो केवल हम मापेंगे तो वो क्या है, प्रमेय नहीं है, उपपत्ति भी नहीं है, क्या है, उदाहरण आधारित तर्क है, केवल माप रहे तो उदाहरण दे देते हैं। ऑप्शन C इसका सही उत्तर है। कल रविवार है किस प्रकार का कथन है, ये क्या है आपका, संदिग्ध कथन है, संदर्भ नहीं है इसलिए संदिग्ध कथन है। किसी कथन को असत्य सिद्ध करने के लिए क्या पर्याप्त होता है, तो एक प्रत्युदाहरण, इसको याद रखें, उदाहरण नहीं ना, प्रत्युदाहरण या प्रतिउदाहरण या प्रतिवाद। दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, किस विधि से सिद्ध होगा, किसे सिद्ध होगा, निगमनात्मक तर्क से। स्वयं सिद्ध का अर्थ है बिना प्रमाण स्वीकार किया गया सत्य। निम्न में से कौन सा कथन गणितीय कथन नहीं है, अब नहीं है बोल रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे गणितीय कथन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आज बहुत गर्मी है, ये गणितीय कथन नहीं है, बाकी तीनों ये क्या है, गणितीय कथन है। कल रविवार है कथन को संदिग्ध क्यों माना जाता है, इसमें संदर्भ का अभाव है। निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, ये क्या है आपका
यहाँ असत्य पूछा है तो ये तो सत्य है। प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक विषम संख्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी सत्य है। 4n+6 एक संख्या, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन बी असत्य है, प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि 9 एक क्या है, विषम संख्या है लेकिन वो भाज्य है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। किसी कथन को असत्य सिद्ध करने के लिए न्यूनतम क्या आवश्यक है? असत्य सिद्ध करना है तो हमेशा याद रखेंगे प्रत्युदाहरण या प्रतिवाद। अगला है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग होता है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें क्या दिया है, कोण की शर्त नहीं दी गई है, कोण भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है? जैसे आपका चतुर्भुज वर्ग कब होगा, जब क्या होगा, भुजा भी बराबर होगा और कोण भी बराबर होगा, तो कोण की शर्त नहीं दी गई है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबंध लगाने पर सत्य हो जाता है? तो प्रतिबंध इसमें लगाएंगे तो जैसे दिए सभी भुजाएं बराबर हो तो चतुर्भुज वर्ग है, तो इसमें हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे ये आपका ये वर्ग है, सब भुजा जैसे कि इसका बराबर है, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, तो सभी कोण बराबर होगा, 90-90 अंश होगा, तब क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम होता है, यह कथन है, तो ये क्या हो जाएगा, यह अनुभवजन्य अनुमान है। क्लियर है? स्वयं सिद्ध तो नहीं है, यह अनुमान है। 3 क्रमागत विषम संख्या हम लेंगे और उसको जोड़ के देखेंगे, 3 धन 5 धन 7 इस प्रकार बताया था, 1 धन 3 धन 5 करके 7 5 12 3 15, ये क्या हो गया, विषम हो गया। यह अनुमान है, कंजेक्चर है। निम्न में से कौन सा गणितीय कथन की विशेषता है? तो गणितीय कथन क्या होता है, यह या तो सत्य होता है या असत्य होता है। अगला प्रश्न है, 9 एक विषम संख्या पर अभाज्य नहीं है, यह उदाहरण किसका है? ये क्या है, प्रत्युदाहरण का उदाहरण है ये, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्क में पहला चरण क्या होता है? इसका पहला चरण होता है स्वीकृत कथनों से आरंभ करना, कथन से आरंभ करते हैं या फिर स्वयं सिद्ध से आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन स्वयं सिद्ध है? तो स्वयं सिद्ध कौन सा है आपका, 2 बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जैसे ये 2 बिंदु लिए, ये अपने आप में सिद्ध हो गया। सम संख्या वे है जो 2 से विभाज्य हो, तो ये क्या है, एक परिभाषा है। सम संख्या जो 2 से विभाज्य हुई क्या है, परिभाषा है, सटीक परिभाषा। यदि 2 संख्याएं एक ही संख्याओं को निरूपित करें तो वे कहलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तुल्य परिभाषा कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये वाला पढ़े थे हम लोग 4n+6 वाला। क्लियर? क्वाड्रा नंबर। अगला प्रश्न है, क्वाड्रा नंबर की सही अभिव्यक्ति, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है 4n+6, n के बदले चाहे k रहे चाहे p रहे तो भी वो सही होगा। क्लियर है? प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, यदि मापन से दिखाया जाए तो वह प्रमाण नहीं है। क्या है, एक प्रमाण नहीं माना जाएगा। अगला ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है, प्रमाण नहीं माना जाएगा। निगमनात्मक तर्क से करेंगे तब वो प्रमाण है, प्रमेय है। निम्न में से कौन सा वृत्तीय तर्क है? तो वृत्तीय तर्क क्या होता है, कथन को सत्य मानकर उसी से सिद्ध करना, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गणित में अनुभव पर आधारित सत्य को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुमान। किसी कंजेक्चर को सर्वत्र सत्य सिद्ध कर देने पर कहलाता है प्रमेय। याद रखेंगे, अनुमान को सत्य सिद्ध कर दिए मतलब वो प्रमेय हो जाएगा। दो विषम संख्याओं का योग सम है का बीजगणितीय प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन बी, 2m+1 2n+1। गणितीय कथन में अस्पष्टता क्यों स्वीकार्य नहीं है?
गणितीय सत्य या असत्य तय होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है, तो ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि 2 गुणा 4, तो 2 चौक 8, सम आया 6 गुणा 8 ले लिए, तो 6 अट्ठे 48, तो दो सम संख्या गुणा करेंगे तो हमेशा सम आएगा। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य है, लेकिन उसमें हम 9 लेंगे, 9 विषम संख्या लेकिन भाज्य है। प्रत्येक चतुर्भुज वर्ग है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चतुर्भुज आयत भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। प्रत्येक संख्या 4n+6 के रूप में होती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रा नंबर बस को लिखते हैं 4n+6, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक संख्या को स्वयं से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, कथन को सत्य बनाने के लिए कौन सा प्रतिबंध चाहिए? तो प्रतिबंध क्या चाहिए? संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि शून्य को शून्य से भाग दे देते हैं तो अनंत आता है, बाकी कोई भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 1 आएगा। 10 को 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा, तो संख्या शून्य ना हो। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गणितीय प्रमाण में किनका प्रयोग नहीं किया जाता? तो व्यक्तिगत अनुभव का। बाकी करते हैं तर्क, स्वयं सिद्ध, सार्वत्रिकता, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि कोई कथन कुछ मानों पर सत्य और कुछ पर असत्य हो तो गणित में वह है, इसका ऑप्शन सी अस्वीकार्य है, जब तक प्रतिबंध न लगे। अगला प्रश्न है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, कथन क्यों गलत है? क्यों गलत है? कथन 9 के कारण, क्योंकि 9 भाज्य है, भाज्य संख्या है। यूक्लिड के स्वयं सिद्धों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सभी कथन सिद्ध नहीं किए जा सकते, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणितीय ज्ञान का निर्माण किस पर आधारित होता है? स्वयं सिद्ध एवं तर्क पर। किसी कथन की सत्यता को सामान्य रूप में सिद्ध करने वाला तर्क कहलाता है, ये हो जाएगा प्रमाण। यदि कोई कथन केवल कुछ उदाहरणों से सही प्रतीत हो तो वह क्या है? कंजेक्चर है। कुछ उदाहरण से करेंगे तो कंजेक्चर है। देखिए, उपपत्ति और प्रमेय को थोड़ा और अच्छे समझेंगे इसका एमसीक्यू करके। ऐसे लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन उपपत्ति नहीं है, पूछ रहा है। तो ये वाला आपका 2m+1 2n+1 ये तो उपपत्ति है। 5 त्रिभुजों को कोण मापकर 180 अंश माना, ये पाना, ये क्या है? उपपत्ति नहीं है। स्वयं सिद्धों से निष्कर्ष निकालना, ये भी उपपत्ति। निगमनात्मक तर्क का प्रयोग, ये भी उपपत्ति है, तो ऑप्शन बी उपपत्ति नहीं है, ये इसका सही होगा। प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, कथन को केवल उदाहरणों से सिद्ध करना क्यों गलत है? ये क्या है? क्या? क्योंकि यह सार्वत्रिक सिद्ध, सत्य सिद्ध नहीं करता, ऑप्शन सी इसका सही है। तीसरा, उपपत्ति में निम्न में से किसका प्रयोग स्वीकार्य नहीं है? किसका? व्यक्तिगत अनुभव का। वृत्ति तर्क का सही अर्थ क्या है? जिस कथन को सिद्ध करना है उसे पहले से सत्य मान लेना। दो विषम संख्याओं का योग सम होता है को प्रमेय बनाने के लिए आवश्यक है निगमनात्मक उपपत्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अनुमान प्लस उपपत्ति इक्वल प्रमेय। क्लियर है? जितना ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और उसके बाद सही उत्तर टिक करना है। यदि कोई कथन सभी परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो चुका हो तो वह कहलाता है प्रमेय। कुछ सम संख्याओं का गुणनफल सम पाया गया, यह तर्क किस श्रेणी में आएगा? उदाहरण आधारित तर्क। उपपत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कथन की सार्वत्रिक सत्यता सिद्ध करना। मेजरमेंट इज नॉट प्रूफ का तात्पर्य है मापन सभी स्थितियों के लिए सत्य सिद्ध नहीं करता। इनमें से कौन सा कथन प्रमेय नहीं बन सकता? आज मौसम अच्छा है, प्रमेय नहीं बन सकता, बाकी सब बन सकता है आपका। उपपत्ति और प्रमेय में सही संबंध है, तो उपपत्ति क्या है आपका? उपपत्ति प्रक्रिया है और प्रमेय परिणाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उपपत्ति प्रक्रिया है, प्रमेय परिणाम है।
यदि किसी कथन की सत्यता केवल कुछ मानों के लिए जांची गई है तब वह क्या है? कुछ मान के लिए जांचे हैं मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अनुमान है, कंजेक्चर है। मान ले विषम संख्या इक्वल टू m+1, यह चरण उत्पत्ति का कौन सा भाग है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परिभाषा का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, नॉट इक्वल प्रूफ, मेजरमेंट, नॉट इक्वल प्रूफ, प्रूफ इक्वल यूनिवर्सल ट्रूथ, कंजेक्चर प्लस प्रूफ इक्वल थ्योरम। आगे देखेंगे सीजीटेट में पूछे गए प्रश्न। देखिए सीजीटेट 2021 में पूछा गया है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो कैसे करेंगे? तर्क से। कौन सा तर्क से? निगमनात्मक तर्क से। अगला ये सीजीटेट 2021 में है, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाएगा? प्रमेय। 2022 में पूछा गया सीजीटेट में, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से सिद्ध किया जाता है? प्रत्यक्ष उत्पत्ति से। समपूर्णांकों 2024 सीजीटेट में पूछा है, देखिए दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, इस कथन के सत्य या असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? निगमनिक तर्क से करेंगे। सीजीटेट 2024 का प्रश्न है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह क्या है? निगमनिक तर्क है। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह क्या है? निगमनिक तर्क है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।